अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गैर मुल्की सरमायाकारी या बैरूनी सरमायाकारी। पाकिस्तान में PTI का और इमरान खान का डे वन से एक ही विजन है कि पाकिस्तान में किसी तरीके से गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग दिया जाए, उस सरमायाकारी के लिए एक कंड्यूसिव माहौल पैदा किया जाए, हुकूमत जो है वो पॉलिसी साजी करे और एक आइडियल माहौल है जिसमें पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो फरोग पाए। ये सारी सोच बिल्कुल बहुत अच्छी जगह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिर्फ अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की ही बात करें तो पिछले 2 दिन में आपने जो देखा कि जिस तरीके से कराची डूबा, और न सिर्फ कराची डूबा, कराची में जो हादसात पेश आए, वैसे तो पूरे मुल्क की हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कराची के हवाले से बात करें, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हब है, बिजनेस हब है कराची, और उसकी सूरत हाल जिसमें पिछले 2 दिन में 20 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं, करंट लगने से हलाक हो चुके हैं। ऐसे में खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, गैर मुल्की सरमायाकारी के नाम पे उस तरह की सरमायाकारी ना आए जो कि माजी में KESC या हाल में इस वक्त हम के इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं कि वो सरमायाकारी आई भी और उसके बाद कहां गई, वो पैसा, वो डॉलर्स, वो सारी चीजें कहां गई कि आज कराची में सिर्फ 2 दिन की बारिशों में 20 अफराद, जिसमें 2 बच्चे जिस तरीके से जो है वो लुक़्मा अजल बने, ये हम भुला नहीं सकते। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी जरूर आए, लेकिन वो आए जो हकीकतन पाकिस्तान में लगे, और इस तरह से नहीं आए जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक के हवाले से देखा जा रहा है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस, अमेरिकन कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका पहले मैं तारुफ कराता चलूं। अहमद जमाल मीर साहब, आप CEO हैं अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जमाल साहब, आप इस वक्त प्रोग्राम में शरीक रहे। उनके साथ अदनान आफरीदी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बहुत शुक्रिया अदनान आफरीदी, आप भी प्रोग्राम में शरीक रहे। मोटी मोटी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो मनाजिर आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन की बारिशों में, जो हाल हुआ है इस शहर का और पूरे मुल्क की, हम ऐसे होल अगर बात करते हैं, इसमें क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल हो? इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग जो 2 दिन में हुआ है। आई थिंक इसमें कोई किसी गवर्नमेंट को कहना या किसी एक दूसरे ब्लेम करना इज़ नॉट द पर्पस। आई थिंक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर गवर्नमेंट यहाँ रही है, हर के लोग भी यहाँ रहे हैं, और हम हर वक्त जब पॉलिटिकल स्पीचेस करते हैं तो कराची की इंपॉर्टेंस को इतना हाईलाइट करते हैं एज अ बिजनेस हब, एज सिटी ऑफ लाइट्स एंड ऑल। तो अगर हम ये सब कुछ करते हैं वोट लेने के लिए, तो फिर ये बनता है कि हम उस सिटी को वाकई में, और आज भी उसके ऊपर सियासत हो रही है, आज भी उसके ऊपर सियासत। मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें आपको फिर जब उस वक्त इसकी ये अहमियत है, तो फिर आज भी इसकी वही अहमियत होनी चाहिए कि विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, कि इट्स अ मेन पोर्ट, इट्स जनरेट्स रेवेन्यूज, इट हैज द center of all head offices for multinational and national companies. So I think things we need to reflect and see more from a Pakistan perspective than from any political party perspective. आफरीदी साहब, अपने ओपनिंग नोट में क्या कहेंगे इस मौजूदा सूरत हाल को देख के? बड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग इस सूरत हाल को देखकर। जी इमरान, और मेरे ख्याल में ये जो मनाजिर जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बाहर के ममालिक नहीं देखते, मगर हमारे अंदर भी जो दूसरे शहर हैं वहाँ से भी जब लोग कराची को देखते हैं तो मेरे ख्याल में उनको भी तरस आता है। मुझे इत्तफाकन मैं कल इस्लामाबाद में था जब कराची में ये सूरत हाल पैदा हुई, तो वहाँ के लोग भी हैरान हो रहे थे कि इतनी कम बारिश से इतने बड़े शहर को इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपके टॉपिक के तफस्सुल से भी ये कहना चाहूँगा कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है वो अपना डिसीजन लेने से पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर की राय ज़रूर लेता है कि क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो कोई इदारा कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अपने ही मुल्क में। जब तक हम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मोबिलाइज सही तरह में फॉरेन इन्वेस्टर करना जो है वो हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। मगर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले पॉलिटिक्स। ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मुल्क को जो है वो सही तरह से शोकेस करें, जिस तरह
जिस तरह से अभी हमने देखा भी कि यूएस में काफ़ी मोमेंटम मिला है हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए, मगर दैट जस्ट लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम, आई थिंक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो बिगिंस एट होम। और हमें अपने बिल्कुल वजह का मीर साहब, प्राइम मिनिस्टर का हालिया दौरा अमेरिका, क्योंकि आपका ताल्लुक अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से है, और ये बताइए कि आपकी एसोसिएशन किस देख रही है एक फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में? सबसे पहले जाहिर है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ करना चाहेगा इन टर्म ऑफ आप कह लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा हम विक्टिम रहे और पिछले 2-3 साल में बहुत हमने ओवरकम भी किया इस पूरी जंग में। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। नाउ आप ये बताइए कि तरजीहात क्या होती हैं किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर की पाकिस्तान आने के लिए? देखिए, पाकिस्तान क्या किसी भी जगह को इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज़ नंबर 1 कंसर्न। सेकेंडली, जो वहाँ पॉलिसीज़ हैं, टैक्स पॉलिसीज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में कहा कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को एम्फेसाइज किया कि उसमें कोई ख़राबी नहीं। उन्होंने कहा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बट व्हाट यू नीड टू सी इज़ कि क्या जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो भी आप टैक्स के हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीनेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। लॉट ऑफ अमेरिकन कंपनीज आर वेरी प्रो डॉक्यूमेंटेशन, गुड गवर्नेंस, मगर उसके कुछ टाइमलाइंस और मोडेलिटीज़ हैं जिट नीड्स टू बी वर्कड आउट व्हिच इट मेक्स इट ईजियर टू इम्प्लीमेंट। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने की ज़रूरत है। Security has improved quite a bit over here, और Pakistan has always been seen as a very high potential area with its population, its demographics, the opportunity growth की opportunities बहुत हैं, मगर unless we have good governance and those policies are closer to investment, pro investment, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के केस में क्या अट्रैक्शन है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए? लाइक हमारी 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, इंडिया के बाद एक बड़ी मार्केट जो है वो पाकिस्तान की। पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स बीन द बिगेस्ट फैक्टर ओवर हियर। प्लस हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब अगर एक्सपोर्ट्स और चीज़ें सराउंडिंग मार्केट्स के लिए, ट्रेड, रीजनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छी हैं। हमारे पास लेबर रिसोर्सेज, तो चीज़ें हैं हमारे पास, मगर उसकी पॉलिसी भी तो चाहिए ना सारी की सारी। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, बिकॉज अभी भी जो पॉलिसीज़ आई हैं सारी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट जो टैक्सेस लगाए गए हैं और उसी एरिया में, मतलब उन स्मॉल पोर्शन के अंदर उन पर डबल कर रहे हैं, आई थिंक दैट उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ऑलरेडी टैक्स है उसको आपने, एंड वी डू नो कि यहाँ पैरेलल इकोनॉमी का साइज क्या है, सो वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज इट, बट उसको टाइम लगेगा, उसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। तो आई थिंक वो ट्रस्ट डेफिसिट को भी बिल्ड करने के लिए वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट from the government's perspective कि whatever they are bringing in will be well spent, तो वो बड़ा critical factor है। लेकिन आप नहीं समझते आफरीदी साहब कि ये पूरा जो इस्लाहाती अमल है, जो रिफॉर्म प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी में शायद किया जा रहा है, या बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम हमारे ऊपर लोड बहुत है, बार बहुत है, टाइम कम है, टाइम कंस्ट्रेन है, ये समझ रहे हैं कि ये काफ़ी दिक्कत होगी, मुश्किलात होंगी इसमें? देखिए, रिफॉर्म आई थिंक PTI का हमेशा एक काफ़ी हाई प्रायोरिटी आइटम था, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है, तो आई थिंक उसको IMF से मुंसलिक करना तो ना हो, मगर सर्टनली जहाँ तक कुछ टैक्स रिफॉर्म्स की बात है, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो टारगेट मैंडेटेड हैं जो IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आई थिंक हिस्टोरिकली हमने देखा है कि एज अ कंट्री हम प्रॉब्ली ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करते हैं जब कुछ डेडलाइंस होती हैं हमारे पास, अदरवाइज पॉलिटिकली जो है वो इतनी विल हम नहीं बना पाते कि रिफॉर्म को खुद एडॉप्ट कर पाएँ, मगर आई थिंक उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो अब हम फेस कर रहे हैं कि जब भी आप कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिफॉर्म करने जाते हैं तो एक आपको माइंडसेट यू हैव टू विन द हार्ट सारी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जब अपना कोई रिजॉल्व बना ले और अगर वो रिजॉल्व मेरिट बेस्ड है एंड इट हैज़ बीन वेल थॉट थ्रू, देन गवर्नमेंट नीड्स टू सी इट थ्रू। जो आई थिंक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा इकॉनमी के लिए और लोगों की साइकी के लिए, पर्टिकुलरली जो लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं, वो ये है कि हम कोई हाफ द वे जाके वापस आ जाएं। तो आई थिंक यस, सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, मगर एक दफ़ा कोई स्टेप अगर सोच समझ के ले लें तो देन आई थिंक वी शुड। और ज़ाहिर है ये इस्लाहात, ये रिफॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान के अपने हक में हैं, लेकिन जाहिर है कि उसका एक पेस और मोमेंटम जो है वो ज़रा थोड़ा सा इस वक्त लोगों को तंग कर रहा है। ये इस हवाले से, क्योंकि ट्रेडर्स की आपने बात की, आज वो
आईडी कार्ड के ऊपर एक तूफान मचा हुआ है, तो जब आप वैट के ऊपर जाएंगे, वैल्यू एडेड टैक्सेशन के ऊपर, तो वो तब उस वक्त जस्ट इमेजिन क्या होगा। नाउ प्राइवेटाइजेशन जो हमने देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2007-8 में $4 बिलियन का एक ऑल टाइम रिकॉर्ड हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट थी। फिर ओवर द पीरियड वो काफ़ी श्रिंक हुई, आज भी 50% जो है वो उसमें डिक्लाइन हुआ है पिछले साल की निस्बत। आप क्या समझते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन स्टोरी है, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम समझ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन काउंटर पे ताला इस वक्त लगा हुआ है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कोई एवेन्यू तो चाहिए ना फॉरेनर्स को। हाँ जी, I think again issue which primarily comes out is governance. Governance is the key thing. अगर उस पर आप फोकस करें तो a lot of these institutions जो सफ़र कर रहे हैं वो पुअर गवर्नेंस की वजह से कर रहे हैं। और अगर आप एनर्जी सेक्टर में भी जाते हैं, सर्कुलर डेट की भी बात करते हैं बार बार, और ये जस्ट कंटिन्यूज, वो बात वही है कि जितना ज़्यादा प्रेशर ऊपर से मतलब करेंगे और गवर्नेंस सही नहीं होगी तो दैट विल लाइक अ बॉटमलेस पिट, तो उसी में जा रहा है। हमारे रिसोर्सेज तो वो है नहीं। एक चीज़ और जो बड़ी अनयूजुअल है कि वी ऑल रिकॉग्नाइज एवरी गवर्नमेंट में कि प्राइवेटाइज करना चाहिए टू मेक इट मोर एफिशिएंट, मगर अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि जब आदमी अपोजिशन में जाता है तो वो उसी चीज़ को क्रिटिक दे रहा होता है, और जब वो वहाँ बैठा होता है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो आई थिंक दैट वन नीड्स टू इंस्टीट्यूशनली सी द बिगर पिक्चर, बिकॉज येस वी आर लूजिंग अपॉर्चुनिटीज अराउंड। वन लाइनर के इकोनॉमिक डिसीजंस में पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये हमें सबसे बड़ा इस वक्त हमारा मसला है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपका एक स्टांस अलग होता है, और हुकूमत में आने के बाद बिल्कुल 180 डिग्री उसमें चेंज आ जाता है। नाज़रीन, हमारे दोनों गेस्ट इस वक्त हमारे मीर साहब भी और अफरीदी साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। अदनान अफरीदी साहब, अब जाहिर है कि जब हमारा ये लगता है कि विरसे में ही हमें तमाम मसाइल मिले हैं, चाहे वो आप लो टैक्स बेस के हवाले से बात करें, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात करें, गुड गवर्नेंस के हवाले से बात करें, इन तमाम चीज़ों का फुकदान है। ये कब तक ऐसे मामला चलता रहेगा? कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आके इसको देखना पड़ेगा। इस वक्त भी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं कि अब क्या कहते हैं, एक फॉरेनर जो है वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में, क्या वो क्या देख रहा है इस वक्त एट प्रेजेंट, वो क्या देख रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को? लेकिन मैं पहले हिस्से का जवाब दे दूं कि हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि हम अपने आप को किन ममालिक से कंपेयर कर रहे हैं या किन ममालिक से कंपेयर करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वी आर एन इमर्जिंग मार्केट, मे बी इवन अ फ्रंटियर मार्केट। तो हमें ऑब्वियसली वी आर नॉट अलोन इन हैविंग दीज प्रॉब्लम्स, मगर ये ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि हम इम्प्रूव ना करें अपने आप को। एंड देयर आर सेवरल रैंकिंग्स इंक्लूडिंग करप्शन, इंक्लूडिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेयर जो हम कुछ अपने रीजनल ममालिक से बेहतर हैं उन इंडस्ट्रीज पे। हैविंग सेड दैट, आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से जो है वो हेजिटेंट है। वो ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस आर सर्टनली पार्ट ऑफ इट, मगर वो प्राइमरीली कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक रीजंस के लिए करता है। ठीक है, तो क्योंकि सबसे बड़ा रेसिपिएंट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वो आपकी फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें भी इक्विटी मार्केट की तरफ अगर आप वहां पे चले जाएं, सिर्फ डॉलर रुपी पैरिटी को लेकर, एक्सचेंज रेट को लेकर पिछले एक साल में हमने देखा कि 33% जो है अपने करेंसी को डीवैल्यू किया। ये एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, दोनों तरफ में ये सवाल रखूंगा आपकी तरफ, इक्विटी मार्केट के हवाले से ये क्या सिग्नल है उसके लिए? जी, तो जाहिर बात है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, तो जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो रुक जाती है, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो फंड्स अपने भेजता है डॉलर्स में, और उसे इक्विवेलेंट डॉलर्स पे रिटर्न चाहिए होता है। जब वो रुपीज़ में इन्वेस्ट हो जाते हैं तो इक्विवेलेंट डॉलर्स जाहिर बात है कम हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट, जब ये मेजर डिसलोकेशन डिवैल्यूएशन की हो गई तो पिछले एटलीस्ट 2 से 3 महीनों में हम ये देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर सेलर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली बायर्स। तो एटलीस्ट एज फार एज इक्विटी मार्केट्स आर कंसर्न, तो सिग्नल ये मिल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशंस अब इतनी कंपेलिंग नज़र आ रही हैं कि दे आर मोर देन कॉम्पनसेटेड फॉर एक्सचेंज रेट रिस्क,
मगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त नेट सेलर्स हैं मार्केट। ठीक है, लेकिन मीर साहब अभी भी हम देख रहे हैं, अगर आप टी-बिल ऑक्शन उठा के देखें और वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए जितनी जो है इंटरेस्ट है इस वक्त बैंक्स का, वो आपके सामने लॉन्ग टर्म के ऊपर इस वक्त प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म पे अभी भी ये समझ रहे हैं कि शायद और आपका पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ेगा, शरह सूद और ज्यादा बढ़ेगी। ये आप समझ रहे हैं? जी जी, वो स्पेकुलेटिव सिचुएशन है इस वक्त, और जिस तरह फरीद साहब कह रहे हैं, एग्री विद हिम, एंड टू बिकॉज अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स जो एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम है उसको देख रहे हैं, रिटर्न्स उनको का मसला भी आएगा, और जो वो ड्यूटीज लग रही हैं उस पर भी उनको इश्यूज हैं। जो रॉ मटेरियल आ रहा है, काफी रॉ मटेरियल ऐसा है जो यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, तो दे हैव नो चॉइस बट टू कॉल फॉर इट। जब कॉल करेंगे, रेट्स आएंगे तो अनकंपेरेटिव प्राइसेस आ जाएंगी, रिटर्न्स उनको मिलेंगे नहीं, तो अगर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो दे ऑल होल्ड बैक। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि टैक्स स्ट्रक्चर, ड्यूटीज और फॉरेन एक्सचेंज रेट, जब तक उसमें स्टेबिलिटी और एक क्लैरिटी नहीं आएगी, देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल विलिंग टू इन्वेस्ट। एट प्रेजेंट अभी तो वो माहौल नहीं है जिसे एक कंड्यूसिव माहौल कहना चाहिए, न सिर्फ बिजनेस के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी। और फिर हायर टैक्सेशन का आप एक और वो देख रहे हैं कि टैक्सेशन 5.5 ट्रिलियन पॉसिबल होगा। आई थिंक ये तो कंसेंसस है कि ये चैलेंजिंग टारगेट है, मगर आई थिंक दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्हाट आर द चॉइस डू वी हैव। आई थिंक जो टैक्स का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेशन, आई थिंक वी हैव रिलाइड फॉर टू लॉन्ग ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, एंड आई थिंक कि वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है और वो बिजनेसेस को अफेक्ट करती है एज वेल। आई थिंक अगर हम डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएं और उसमें अगर हम एक सी चेंज ले आए, तो मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था कि जी 1 लाख लोगों को नॉन फाइलर नोटिस भेजा गया है। टू मी दैट इज़ नॉट गुड इनफ। हमें बात करनी चाहिए कि जी 3 मिलियन लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया, या 5 मिलियन लोगों को आइडेंटिफाई किया, और उनको अगर आप टैक्स नेट में लाते हैं और आप 2 मिलियन से 5 मिलियन 7 मिलियन फाइलर्स पे चले जाते हैं हु इवेंचुअली वुड बिकम टैक्स, आई थिंक उसमें फिर आपको एक फंडामेंटल चेंज नज़र आ जाएगा हमारी टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म में। अच्छा मीर साहब, इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उस पर पाकिस्तान लास्ट ईयर मेरे ख्याल से उसको 9 नॉचेस जो है उसने इंप्रूव किया, बट अगेन उसके बावजूद भी हम 136 नंबर पे हैं। ये जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, कंड्यूसिव माहौल के हवाले से बात करें, पॉलिसीज के हवाले से बात करें, तो बहुत ज़्यादा मायूस कुन नहीं है इस इंडेक्स में हमारी रेटिंग। जी वो ठीक है, मगर क्वेश्चन यही आ रहा है कि आपको जो इतनी प्रोविंशियल हैं, फेडरल हैं और SECP के हैं रूल्स, और FPR के, और इन्वेस्टमेंट्स की जो मल्टीपल लोगों से जो डील करना पड़ रहा होता है, दैट्स वेरी कम्बसम फॉर मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो इफ दे कैन बी सिंगुलर बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल, वो BOI में बैठे हैं तो उसके लिए आसानी होगी कि वो किसी एक से डील करें, दैट सॉर्ट्स द प्रॉब्लम्स आउट। अनफॉर्चुनेटली देयर आर टू मेनी पीपल इन्वॉल्व एंड दैट सॉर्ट ऑफ लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और आई थिंक ओवरऑल भी जो एक क्लैरिटी ऑफ हाउ टू डू बिजनेस, मेरा मकसद क्या है कि ठीक है दे मे बी इश्यूज बट दे कैन एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट हो, तो यू विल बी एबल टू गेट मच बेटर रिजल्ट्स। और ये जो टैक्स का भी बात कर रहे हैं बेस का, आई थिंक इट्स अबाउट मेकिंग इट मोर एफिशिएंट। आप जितनी एफिशिएंट करेंगे तो कलेक्शन आपकी इंप्रूव करेगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आई थिंक लैक ऑफ एफिशिएंसी इन दैट सिस्टम सॉर्ट ऑफ होल्ड्स बैक द कलेक्शन। अच्छा, तो एक हायरिंग इज नॉट गुड इनफ, बिकॉज उससे हो क्या रहा है, एक्टिविटी स्टॉप हो रही है, तो अगर आपके रेवेन्यूज ही कम हो रहे हैं तो आपके फिर कलेक्शन भी कम होगी, तो दे नीड टू इनकरेज बिजनेस एक्टिविटी। मीर साहब, एक स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन आपको याद होगी कि जब वो रुकी थी फॉर एनी रीजन, ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें उनकी ऑब्जर्वेशन थी, हम उसके मेरिट और डिमेरिट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक डिसीजन को 21 अरब उस वक्त वो देके जा रही थी, आज 200-250 अरब उसमें हम डाल चुके हैं। फिर उसके बाद कारके, उसके ऊपर पेनल्टी, फिर उसके बाद टेलीथियन, उसके बाद रेकोडेक, और अब ये LNG वाला जो स्कैंडल चल रहा है। आप जिसने करप्शन की उसको आप लटका दें। बात सारी है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड हो रहे होते हैं उस वक्त इनको क्यों नहीं देखा जाता कि बाद में जाके लोग जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो चले जाते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्राज में, और पाकिस्तान को बड़े से बड़े फाइन होता है। IMF से 5 अरब लिए और 6 अरब का आपको फाइन पड़ा, तो उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं देखी जाती, और एक फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज को, पर्टिकुलरली इस चीज को किस तरह से देख रहा है? It definitely goes in the negative, and वही वाली बात है कि if policies are well thought of and it's seen as a holistic
सोल्यूशन एंड प्रायोरिटाइज किया गया है तो हमें ये मसले नहीं आएंगे। हमारी चीज़ें बहुत एडहॉकिज्म पे चलती हैं, तो एडहॉकिज्म चलती हैं, देयर इज नो कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल, सो उसमें डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जब चीज़ों की आती है एंड देयरफॉर दिस मेस इज क्रिएटेड एंड व्हेन समबडी इज रिस्पांसिबल उसको एक्चुअली बैक ट्रैक पता नहीं होता कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो आई पर्सनली फील के इट्स इम्पॉर्टेंट कि they be on the page, they see it through, and it's again when you look at the people out there, human resource is very critical. So the quality of human resource has to be very up there because अगर आप studies भी देखें तो skill set wise as Pakistan labor force भी it's a lot to be desired. Educational systems जो हैं उधर वो भी impact करते हैं. So I think those things if it's built up and you have the right kind of people और जिस तरह आप कह रहे हैं कि Nothing is so unusual about Pakistan. Latin America में भी ये issues रहे हैं, आपके East Asia में भी ये issues रहे हैं, मगर it's the ability to address it, to acknowledge and then address it. ठीक, आफरीदी साहब, क्या वाकई करप्शन होता है? हर जगह पे इतना करप्शन होता है? ये इस पर्टिकुलर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो केसेस हैं, वो जो ये इनका इंटरनेशनली क्या एक इमेज जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होराइजन के हवाले से? क्योंकि आज भी पिछले एक साल में जितनी फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं, तो क्या इस गवर्नमेंट के बाद अगली हुकूमत जो होगी क्या वो इनकी फाइलें लेके बैठ जाएगी? फिर हमारे इदारे सारे कहाँ गए जो इस वक्त थे, जो अभी मौजूद हैं, और बाद में क्या वो निकालेंगी चीजों को सारा? जी, आई थिंक ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल केसेस पे कमेंट करने का तो ये फोरम नहीं है, मगर आई थिंक एक मैं तो उस माहौल के बात कर रहा हूं, मैं उस माहौल पे बात कर रहा हूं। तो आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर हो, फॉरेन या डोमेस्टिक, वो सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तो वो बहुत हाई प्रायोरिटी देगा, और आई थिंक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इसमें जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हमने बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो किसी भी सेक्टर के हों, हमने किसी न किसी वजूहत से वेदर पॉलिटिकल एक्सेट्रा उनको रिव्यू करना हमने हिस्टोरिकली शुरू किया है, और इंटरनेशनल कोर्ट्स ने जो है कंसिस्टेंटली उस पाकिस्तान के अगेंस्ट रूल किया है। तो आई थिंक पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स को ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है कि पाकिस्तान के मफाद में जब कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हों, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ बन रही हों, FTAs हो रहे हों, एंड आई थिंक गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान चाइना FTA जो है वो रिव्यू एंड रिवाइज हुआ है। आई थिंक इसी तरह दूसरे एग्रीमेंट्स भी फॉर फ्यूचर दे शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट्स कोई भी गवर्नमेंट एक्सिक्यूट कर चुकी है, आई थिंक फॉर द सेक ऑफ द कंट्री वी मस्ट लुक टू ऑनर द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्वियसली कहीं पे अगर स्पेसिफिक कोई रॉन्ग डूइंग है तो वो तो कोर्ट ऑफ लॉ will decide that whichever way it goes. कैपेसिटी पेमेंट को लेकर आज तक बड़ा चर्चा है ना कि आप वो 1 ट्रिलियन के करीब उसका जो है एक हजम पहुंच चुका है, और आपके जो सर्कुलर डेटा उसमें इजाफे की एक बड़ी वजह है। तो यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री मेरे ख्याल से उसका काम ज्यादा आता है कि ऐसे मौके पे कॉन्ट्रैक्ट्स जब अवॉर्ड हो रहे हो तो वो उनको जरा ज्यादा वाइब्रेंट होने की जरूरत है। मेरे ख्याल में जो भी रेलिवेंट मिनिस्ट्री है, जो भी रेलिवेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, आई थिंक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी होती है जब भी कोई पॉलिसी निकल रही होती है, मगर ऑब्वियसली इट गोज़ थ्रू वेरियस फैसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और इसमें आई थिंक इसमें सिविल सोसाइटी का भी आई थिंक एक रोल है कि सही वक्त पे आवाज़ उठाई जाए, सही वक्त पे चीज़ें जो हैं वो नोटिफाई की जाए। तो आई थिंक अगेन इंक्रीमेंटल प्रोसेस है ये, दूसरे ममालिक भी इससे गुजरे हैं, हम भी गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की मैशत में ये सारी चीज़ें नहीं है, दुनिया में कई ममालिक को इस तरह के हालात का सामना है, लेकिन यकीनी तौर से कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, उनको सेट करके फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी इस भंवर से निकलना है और आगे बढ़ना है। हमारे दोनों गेस्ट मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। मीर साहब, मुबारक हो, बड़ी अच्छी खबर है। ECC ने 10% कॉटन इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। अभी आप बात कर रहे थे कि जाहिर है कि रॉ मटेरियल जब महंगा होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस क्यों नहीं मुतासिर होगी, कैसे हम कम्पीट कर पाएंगे, ये हो रहा है। हाँ जी, अभी रिसेंटली US से गवर्नमेंट से आए थे जो उसकी बात कर रहे थे, टीफा की, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के भी था, तो उसमें GSP पे इंडिया और टर्की को भी उन्होंने निकाला। तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स जो वो बेच सकें टू द US, और पाकिस्तान और US का ट्रेड बैलेंस भी बड़ा पॉजिटिव है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी नीड टू लुक एट एरियाज ओवर देयर। सर, पिछले 3 साल से GSP स्टेटस हमें यूरोपीय यूनियन से मिला हुआ है, उस पर हमने क्या करके दिखा दिया? उस पर होमवर्क हमने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा भी आप जाके इसको स्टडी करें,
और आइडेंटिफाई करें वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटी इज देयर, सो इट्स फॉर अस टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट कुछ हमारी मीटिंग्स में हुए थे, वर्ल्ड बैंक वाले जो आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट ऑन परसेप्शन बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, ठीक है, वी हैव आवर इशूज, बट इतने बुरे हालात नहीं जितनी परसेप्शन हमारी बार खराब है। तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी बिल्ट अप सो पीपल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। अभी तो बहुत ही नेगेटिव चल रहा था, तो आई थिंक दे आर मेरे ख्याल से उसमें हुकूमत को ज्यादा काम करने की जरूरत है परसेप्शन बिल्डिंग के हवाले से। जब आप हर तरफ करप्शन की बात करेंगे, चोर चकारी की बात करेंगे, तो परसेप्शन जो आप दिखाएंगे वही जाएगा। एग्जैक्ट, आई मीन वी नो द प्रॉब्लम्स, एवरीबॉडी नोज द प्रॉब्लम, उसकी वजह से ही है कि हमारा रेटिंग्स डाउन थे। मगर अब जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और एक नई लीडरशिप मिली है, एक नया थॉट प्रोसेस मिला है, तो उसको उसके अंदर वी शुड बी टॉकिंग मोर अबाउट व्हाट वी आर इम्प्लीमेंटिंग एंड टॉक लेस अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, बिकॉज पास्ट जो था आगे बढ़ो, इट्स नोन आगे बढ़े। और जो जनरली मैं अपना मीडिया के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि बी मोर पॉजिटिव अबाउट द पॉलिसीज एंड क्रिटिक भी जो दे रहे होते हैं ना, वो मोर प्रोडक्टिव होनी चाहिए। हमारे यहाँ दिस टू मच टाइम स्पेंड ऑन स्मॉल पॉइंट स्कोरिंग, और पॉइंट स्कोरिंग में होता है कि लोगों का फोकस आउट हो जाता है, एंड आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। बड़े मसलों में फैटिफ का कितना प्रेशर, जाहिर है कि उसकी ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, खुदा ना खास्ता, कि कितना प्रेशर है हमारी इस वक्त मौजूदा हुकूमत को फैटिफ का? जी, आई थिंक फैटिफ जो है वो इज़ ए की एरिया particularly for financial markets। देखें, ये एक ग्लोबल मूवमेंट चली थी towards एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, नो योर कस्टमर, एंटी टेरर फाइनेंसिंग वगैरह। आई थिंक हम थोड़ा सा लेट थे इस प्रोसेस को फुल्ली ओन एंड अडॉप्ट करने में। जब फैटिफ का प्रेशर आया तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जब हमारे पास डेडलाइंस आती हैं तो वी टेंड टू रिएक्ट बेटर। तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट के एटलीस्ट इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो मैंने देखा है, देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस वर्क that Pakistan has done, particularly in the last 6 to 9 months। तो जहाँ हम जनवरी में थे और जहाँ हम आज खड़े हैं, तो वो बहुत significant improvement है। Having said that, I think obviously इसमें कुछ global political motivations भी होती हैं, और कुछ जो requirements पाकिस्तान को या जो timelines दी जा रही हैं पाकिस्तान को, उससे ये तासुर लगता है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइमलाइंस हैं किसी भी मुल्क के लिए अडॉप्ट करने के लिए। तो वी आर मेकिंग आवर बेस्ट, फिर भी हम कर रहे हैं, वी आर मेकिंग आवर बेस्ट एफर्ट, एंड आई थिंक इसमें मुल्क को ही फ़ायदा हुआ है। मगर हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं फैटिफ के, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो भी ये समझें कि दे शुड रिकग्नाइज प्रोग्रेस वेयर प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। और अगर उन्होंने ज़्यादा पुश किया, एंड फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें ब्लैक लिस्ट करते हैं, ठीक है, शॉक मिलेगा हमारी सिस्टम को, मगर एट द एंड ऑफ द डे वी आर टू लार्ज अ कंट्री नॉट टू बी पार्ट ऑफ अ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, और फिर हमारा इंसेंटिव जो है वो इतना कम हो जाएगा टू कंप्लाई इन द फ्यूचर। तो आई थिंक ये बैलेंसिंग एक्ट है जो दोनों साइड्स आई एम श्योर देख रही होंगी, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये रिजॉल्व। और ऐसे कैसे मुमकिन है कि MD NITI प्रोग्राम में और मैं उससे उस 20 अरब रुपए के फंड के बारे में ना पूछूं जिसका स्टॉक मार्केट वाले वेट ही करते रह गए? क्या खबरें हैं उसकी, क्या उसमें मुश्किलात क्या हैं, अगर अभी तक नहीं आया, क्या वजह है सर? देखें, पहले तो आई थिंक मैं ये वाजे कर दूं कि NIT जो है वो इज़ अ फंड मैनेजर। ऑब्वियसली अगर फंड्स आएंगे तो हमने जैसे पहले भी मैनेज किया था बहुत सक्सेसफुली, इंशाल्लाह हम फिर मैनेज करने को तैयार हैं। मगर दिस इज़ अ पॉलिसी डिसीजन बाय द गवर्नमेंट कि जब वो समझते हैं कि ये वो एक्टिवेट कर सकते हैं तो वी विल असिस्ट। आई थिंक तो आई थिंक ये जो सवाल है वो प्रॉब्ली मेरे लिए प्रॉब्ली अप्रोप्रिएट नहीं है कि ये क्यों नहीं हुआ अभी तक। ठीक, लेकिन आपसे हम ये तो पूछ सकते हैं कि जब 14,000 इंडेक्स था तो उस वक्त 65 रुपए आपकी जो है वो यूनिट प्राइस थी NIT की, आज इंडेक्स जो है वो 31,000 के ऊपर चला गया और आप 50 रुपए के ऊपर आ गए। ये इसका जरा मुझे बता दें, फिर मैं दोबारा जरा मीर साहब की तरफ। जी जरूर। ऐसा क्यों? तो एक तो इसकी टेक्निकल वजूहत हैं, वो ये हैं कि हम हर साल डिविडेंड देते हैं, और वो डिविडेंड जो है वो अरबों रुपए में होता है, तो ऑब्वियसली वो हमारी नैब से कम हो जाता है। जो इंडेक्स है वो क्यूमुलेटिव इंडेक्स है, उसमें डिविडेंड शामिल होता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक, मैं ये एक्यूरेट फिगर नहीं बता रहा आपको, बट कोई 21,000 पॉइंट जो इस वक्त के इंडेक्स के हैं वो डिविडेंड के हैं। अच्छा। तो अगर आप वो हटा दें तो एक्चुअली इंडेक्स नेट ऑफ डिविडेंड्स जो है वो अराउंड 9,000 है, वो 14,000 नहीं है, वो 9,000 है। तो अच्छा। अगर आप 14,000 से 9,000 पे चले गए हैं और अगर हम 65 रुपए से 50 रुपए के गए हैं तो आई थिंक दैट इज़ फेयरली नॉर्मल।
तो इसका एक सिंपल जवाब तो ये है। दूसरा जवाब जो है वो ये है कि एनआईटी क्योंकि मुल्क का सबसे पुराना एसेट मैनेजर है, हमारी आप कहें कि एज ए फंड जो है वो मार्केट में को स्टेबलाइज करने में बड़ा अहम रोल हुआ करता था एक ज़माने में, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग आगे हुआ करते थे। लेकिन पिछले 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि नहीं है, वो चीज़ नजर नहीं आ रही इस मार्केट। या तो आपकी मार्केट में ही इतना अब बिजनेस नहीं है, इतनी डल एक्टिविटी है, मार्केट ही वो मार्केट नहीं है। जी, तो आई थिंक दो चीज़ें उसमें भी ज़रा याद रखनी चाहिए कि मार्केट का साइज़ जो है वो 20 साल पहले से अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एनआईटी जो है वो एक इदारा है, वो कहाँ तक पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी ये है कि ऑब्वियसली वी आर ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टेड इन द मार्केट, तो हमारी भी कुछ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। अगर सब लोग फिक्स्ड इनकम की तरफ जा रहे हैं तो ये एनआईटी को अनोखा नहीं है, वो एनआईटी के भी फिक्स्ड इनकम में ही जाएंगे और इक्विटी से पैसे बाहर निकालेंगे, नो मैटर हाउ कंपेलिंग the equity valuations might be। तो आई थिंक ये कुछ वजूहत हैं। ठीक है मीर साहब, कमिंग बैक टू सीपैक के हवाले से जब बात की जा रही थी, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की सीपैक में, और ये फरमाइएगा कि पिछले 2-3 साल से, इससे पहले तो बड़ा लास्ट गवर्नमेंट में सीपैक हुआ करता था, ये समझा जा रहा था कि बड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ होगी, नई कंपनीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होंगी, फिर एक माहौल बदलेगा। लेकिन आजकल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइड में है सीपैक। आई एम श्योर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? सीपैक का जो पर्पस है, जो पूरा रीजन के अंदर है, वन बेल्ट वन रोड ट्रेड के लिए, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चल रहा है। बट आई थिंक वो जो एक परसेप्शन था कि वी वर going towards a single country, that needed to be changed up. I think we need to be open to all, because अब जो है times, उसके अंदर you can't be aligned to any individual country. You need to do business with all. You are global, regional players हैं, तो I think उस perspective से we are just sort of opening up, and उसकी वजह से हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कम होए, मगर आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चरल है ज़्यादा, तो इसलिए वो बैकग्राउंड में रहता है इंस्टेड ऑफ बीइंग टू हाईलाइटेड। अनलेस इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड आ रही होती हैं और कंपनीज होती हैं तो फिर वो ज़्यादा हाईलाइट होता है, विजिबिलिटी है ज़्यादा। बाय द टाइम जो आपकी अमेरिकन कंपनीज हैं वो कितनी पाकिस्तान में आई, वो कितनी, क्योंकि 30-35 ईयर्स गालिबन आपके इस अमेरिकन बिजनेस काउंसिल इसको बने हुए हैं, तो जरा अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी हमें बताइएगा। देखिए जी, एबीसी ऑलमोस्ट 35+ ईयर्स हो गए हैं, कोई अबाउट 60 मेंबर्स हैं, और उसमें से मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, सिटी बैंक है, कोलगेट पामोलिव है, मिलर एंड फिश है। डॉक्यूमेंटेड जी हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो अगर आप उनकी कंपनीज की कंट्रीब्यूशन देखें, 600 बिलियन का रेवेन्यूज हैं और 150 बिलियन के वो टैक्सेस देते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट जो देते हैं ओवर 1 लाख 2 लाख के देते हैं डायरेक्टली, फिर इनडायरेक्टली ज़्यादा देते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं इन कंपनीज के अंदर, उनकी स्किल सेट डेवलपमेंट, उनकी एक्सपोजर टू सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट इज़ वेरी हाई। सो प्लस कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, दे हेल्पिंग आउट अदर कम्युनिटीज़ ऑल्सो, दे डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर। वेरी रिसेंटली हमने CSR डे किया था जिसमें KFC, मैकडॉनल्ड्स, अ लॉट ऑफ कंपनी हैड पार्टिसिपेटेड एंड सेड यू नो विमेंस डेवलपमेंट में उनका रोल था, उनका हैंडीकैप्स के लिए था, तो इट वाज you know, a lot of contribution in the community is also going on. So I think and plus you can also see over the years, you know, with a lot of financial institutions and all, most of the people are from ex-city bankers and also. Obviously, we've been able to give back to the country in terms of good resources, good management skills. So I think from that perspective, ABC has played a very major role, or it's a single largest country chamber. तो अच्छा, आजकल आफरीदी साहब, दो चीज़ें, एक थर के हवाले से अगर बात करें, थर में SCCMC सिंध गवर्नमेंट और इनका जॉइंट वेंचर विद एंग्रो, तो एक कैसा मॉडल आप इसको समझते हैं? फिर CSR एक्टिविटी वो आप जब देख रहे हैं, थर बदलेगा पाकिस्तान, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कम्युनिटी वर्क हुआ, ऐसा कम्युनिटी वर्क और जगहों पे भी हो रहा है, साहिवाल में काफ़ी हो रहा है और पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं? जी, आई थिंक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल एग्जांपल है। थर तो जब से मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि जी थर में ये रिजर्व्स हैं एक्सेट्रा, बट इन माय ओन लाइफ स्पैन वी हैव सीन कि ये एक्चुअली प्रोडक्शन में आ गया है। तो आई थिंक इससे दूसरे इन्वेस्टर्स को आई थिंक काफ़ी
इंसेंटिव मिलेगा कि वो भी आएँ और फर्दर ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब भी इन तरह के इलाकों में होती है तो आई थिंक उसकी जो CSR बेनिफिट्स हैं, जिस तरह से आप बता रहे थे, वो चाहे एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, एनवायरनमेंट में हो, वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आई थिंक इससे और क्योंकि ये सिंध और बलूचिस्तान की बॉर्डर्स वगैरह में हुआ है तो उससे जो है जो दूसरे प्रोविंसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं, तो वहाँ तो ये मॉडल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इनफैक्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक, मीर साहब, अमेरिकन कंपनीज ज़ाहिर है कि वो उनके फोकस में है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर आफ्टर दिस फाइनेंशियल सेक्टर और सारी चीज़ें किस हद तक फोकस कर रही हैं? आई थिंक कंपनीज इन सारे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में है, IT से भी। अभी रिसेंटली US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एक डेलीगेशन आया था, उसमें एनर्जी में भी था, मोबिल भी है, उसमें GE भी है, उसके अंदर आपका कैटरपिलर। आई वाज वेरी सरप्राइज, दे हैव अ वेरी मेजर प्लान्स फॉर रेल रोड कंस्ट्रक्शन एंड दे हैव गॉट चाइनीज हु आर सॉर्ट ऑफ वर्किंग विद देम to build it, so they have a role to play क्योंकि logistics is a very important aspect to it. Healthcare में Abbott की investments, Gilead एक आई थी, उनमें HIV इस टाइप की चीज़ों में जो हमारी सिंध में भी आप सुनते भी रहे हैं जो इश्यूज रहे हैं पीछे हेल्थ के लिए, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक पोटेंशियल है, ओनली स्काई इज द लिमिट के इस मुल्क में अगर सही गवर्नेंस में अगर सही पॉलिसी मेकिंग हो, वो कंड्यूसिव माहौल, हुकूमत का काम इदारे चलाना नहीं है, कारोबार करना नहीं है, लेकिन उस कारोबार को, उन इदारों को चलाने के लिए एक कंड्यूसिव माहौल पैदा करना, ये हुकूमत का काम है। अगर कोई वजह नहीं कि बहुत पोटेंशियल है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आफरीदी और मीर साहब, अहमद जमाल मीर साहब, आप दोनों हज़रात प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, आपसे अब इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।